हे एस्पिरेंट्स, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस AI एजुकेशन, योर ट्रस्टेड कंपेनियन फॉर कंपटीशन एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य का वो कंप्लीट मास्टर ब्लूप्रिंट कवर करने वाले हैं जो बार बार UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग और सभी स्टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। आज मैं आपको इसका पूरा स्मार्ट स्टडी सक्सेस फॉर्मूला बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो आज हम मौलिक कर्तव्यों की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। हाँ, मतलब सिर्फ रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, समझना है। हम शुरू करेंगे कि आखिर इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी, वो भी आजादी के इतने साल बाद। एग्जैक्टली। फिर हम स्वर्ण सिंह समिति के पीछे की राजनीति और उनकी सिफारिशों को देखेंगे। और ये भी कि सरकार ने उनकी कौन सी बातें मानी और कौन सी नहीं। बिल्कुल। इसके बाद संविधान के पार्ट IVA और आर्टिकल 51A को डिकोड करेंगे। और सबसे जरूरी सवाल, अगर ये नॉन जस्टिसेबल हैं तो क्या ये सिर्फ एक कागजी सलाह है? इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो भी जानेंगे। और अंत में राइट्स, ड्यूटीज और DSP के बीच का कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। और हाँ, प्रैक्टिस MCQs भी हैं। तो एस्पिरेंट्स एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर पॉइंट एग्जाम के लिए क्रूशियल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हमारे संविधान निर्माताओं ने तो हमें मौलिक अधिकार दिए लेकिन मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया। तो अचानक 1976 में ऐसा क्या हुआ? हमें इनकी जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, ये सवाल ही पूरे टॉपिक की नींव है। इसका जवाब हमें 1970s के दशक के भारत में ले जाता है, खासकर 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान। उस समय देश में एक तरह का राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का माहौल था। राइट। तब सत्ता में बैठे लोगों को ये महसूस हुआ कि लोग अपने अधिकारों की बात तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं। एक धारणा बन रही थी कि एक लोकतांत्रिक समाज सिर्फ अधिकारों के दम पर नहीं चल सकता। मतलब एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश थी कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। जैसा कि एक सोर्स में भी लिखा है, अ नेशन ग्रोज ओनली व्हेन सिटीजन्स फॉलो ड्यूटीज प्लस राइट्स टुगेदर। सही कहा। सोच ये थी कि नागरिकों में सिर्फ अधिकार बोध नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भाव भी होना चाहिए। अच्छा, और क्या कोई बाहरी प्रेरणा भी थी? हाँ बिल्कुल, एक और प्रेरणा थी। उस समय दुनिया दो खेमों में बटी थी, पूंजीवादी और समाजवादी। हमने ये प्रेरणा USSR मतलब सोवियत संघ जैसे समाजवादी देशों के संविधान से ली, जहां नागरिकों के कर्तव्यों पर बहुत जोर दिया जाता था। तो मतलब इमरजेंसी की पृष्ठभूमि, अधिकारों कर्तव्यों का संतुलन और समाजवादी देशों से प्रेरणा। हाँ, इन सब का मिलाजुला नतीजा था ये। तो इस विचार को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई जिसके बिना ये पूरा अध्याय अधूरा है, स्वर्ण सिंह समिति। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही क्रिटिकल है। एकदम। 1976 में कांग्रेस सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया। उन्हें काम दिया गया कि वो मौलिक कर्तव्यों की जरूरत पर एक रिपोर्ट दें और उन्हें संविधान में कैसे शामिल किया जाए, इस पर सिफारिशें दें। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। समिति ने 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया, लेकिन सरकार ने 42वें संशोधन के जरिए 10 कर्तव्य जोड़े। हाँ, इसका मतलब सरकार ने कुछ सिफारिशें मानी और कुछ नहीं, बल्कि अपनी तरफ से कुछ जोड़ा भी। वो कौन सी सिफारिशें थीं जिन्हें सरकार ने नजरअंदाज कर दिया? यही वो हिस्सा है जहां से डीप एनालिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। समिति की 2 सिफारिशें बहुत विवादास्पद थीं जिन्हें इंदिरा गांधी सरकार ने नहीं माना। अच्छा। पहली समिति ने कहा था कि इन कर्तव्यों का पालन न करने पर संसद को दंड या जुर्माना लगाने का अधिकार होना चाहिए। सरकार को लगा कि ये बहुत कठोर हो जाएगा और इमरजेंसी के माहौल में ये एक और दमनकारी कदम लग सकता है। सही बात है। और दूसरी सिफारिश? दूसरी थी कर चुकाने का कर्तव्य, मतलब ड्यूटी टू पे टैक्सेस को भी एक मौलिक कर्तव्य बनाना। ये तो इंटरेस्टिंग है। शायद सरकार को लगा कि इसे मौलिक कर्तव्य बनाने से राजनीतिक रूप से उल्टा असर पड़ सकता है। तो सरकार ने इन विवादास्पद सिफारिशों को छोड़ दिया। हाँ, और 10 कर्तव्यों की एक सूची तैयार की जिसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। और इसके लिए संविधान में एक नया भाग पार्ट IVA और एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 51A जोड़ा गया। बिल्कुल। डोंट स्किप एस्पिरेंट्स,
ये 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और स्वर सिंह समिति का नाम डायरेक्ट MCQ बनता है। चलिए अब उन 11 कर्तव्यों को समझते हैं, लेकिन एक एक करके रटने के बजाय क्या हम इन्हें कुछ लॉजिकल ग्रुप्स में बांट सकते हैं? हाँ, ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। हम इन 11 कर्तव्यों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। ओके, पहला समूह है राष्ट्र और राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े कर्तव्य। ठीक है। इसमें पहला कर्तव्य आता है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। तीसरा कर्तव्य देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। और चौथा कर्तव्य देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। मतलब ये तीनों सीधे तौर पर हमारी देशभक्ति और राष्ट्रीय पहचान से जुड़े हैं। बिल्कुल सही। दूसरा समूह हम सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक विरासत का बना सकते हैं, है ना? एकदम। इसमें दूसरा कर्तव्य आता है स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को दिल में संजोए रखना, यानी गांधी, नेहरू, भगत सिंह के मूल्यों को याद रखना। हाँ। फिर पांचवा कर्तव्य भाईचारे की भावना को बढ़ाना और महिलाओं का सम्मान करना। और छठा कर्तव्य हमारी सामाजिक संस्कृति यानी कॉम्पोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा को समझना और उसे बचाना। ये कर्तव्य हमारे समाज की विविधता में एकता को मजबूत करते हैं। सही कहा। और तीसरा समूह, जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, उसे हम नागरिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियां कह सकते हैं। बिल्कुल। इसमें 7वां कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना, यानी अंधविश्वास से दूर रहना। हाँ। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। और 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना। ये सभी एक आधुनिक और जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। और फिर आता है 11वां कर्तव्य, जो बाद में जोड़ा गया। हाँ, ये बहुत खास है। 11वां कर्तव्य, जो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के बारे में है, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें फैसिनेटिंग बात क्या है? What's fascinating here is कि इसी संशोधन ने आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा को एक मौलिक अधिकार भी बनाया। अच्छा। यह दिखाता है कि कैसे अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हैं। राज्य का कर्तव्य है शिक्षा देना, DSP, नागरिक का अधिकार है शिक्षा पाना, FR, और माता पिता का कर्तव्य है बच्चे को स्कूल भेजना, FD। वाह, ये तो बहुत अच्छा कनेक्शन है। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर कोई इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता, मान लीजिए कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाता, तो क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है। यही इस टॉपिक का सबसे कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग हिस्सा है। नॉन जस्टिशिएबल या गैर न्यायोचित होने का सीधा मतलब है कि आप किसी के खिलाफ सिर्फ इसलिए कोर्ट नहीं जा सकते कि उसने मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया है। मतलब मौलिक अधिकारों के हनन की तरह इसके लिए रिट याचिका दायर नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर एक क्रिटिकल सवाल उठता है, अगर कोई सजा ही नहीं है तो ये कर्तव्य क्या सिर्फ एक नैतिक सलाह की सूची बनकर नहीं रह जाते? इनका असल में क्या फायदा है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन इसका जवाब इनडायरेक्ट इन्फोर्समेंट या अप्रत्यक्ष प्रवर्तन के सिद्धांत में छिपा है। ओके। इसे एक एनोलॉजी से समझते हैं। मौलिक कर्तव्यों को आप एक स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट की तरह मानिए। ठीक है। शायद कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने की कोई सीधी सजा ना हो, लेकिन स्कूल यानी संसद उस कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पर विशिष्ट नियम मतलब कानून बना सकती है। और उन नियमों को तोड़ने पर सजा जरूर होगी। एग्जैक्टली। क्या आप इसका कोई वास्तविक उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। हमारा पहला कर्तव्य है राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अब ये अपने आप में नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन संसद ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 बनाया हुआ है। अच्छा। अगर कोई इस कानून के तहत राष्ट्रध्वज का अपमान करता है तो उसे सजा हो सकती है। समझ गई। इसी तरह पर्यावरण की रक्षा के कर्तव्य को लागू करने के लिए हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे दर्जनों कानून हैं। तो ये कर्तव्य सीधे लागू न होते हुए भी संसद को कानून बनाने का एक नैतिक और संवैधानिक आधार देते हैं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में कहा है कि किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय मौलिक कर्तव्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मतलब ये सिर्फ नैतिक सलाह नहीं है, बल्कि ये हमारे कानूनी सिस्टम के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एस्पिरेंट्स अक्सर यही गलती करते हैं। हाँ, इसे एक क्विक कंपैरिजन से समझते हैं। बताइए। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ये जस्टिसेबल हैं। ये व्यक्ति को राज्य के खिलाफ अधिकार देते हैं। और ये ज्यादातर नेगेटिव है, मतलब राज्य पर रोक लगाते हैं, राज्य ऐसा नहीं करेगा। सही। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 ये नॉन जस्टिसेबल हैं। ये राज्य के कर्तव्य हैं कि उसे नीतियां बनाते समय किन आदर्शों का ध्यान रखना है। बिल्कुल। और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट IVA ये भी नॉन जस्टिसेबल है। ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। और ये ज्यादातर पॉजिटिव हैं, मतलब नागरिक को ये करना चाहिए। एकदम सही। राइट्स व्यक्ति केंद्रित हैं, जबकि ड्यूटीज समाज और राष्ट्र केंद्रित हैं। शानदार। ये क्लैरिटी एग्जाम में कंफ्यूजन से बचाएगी। लास्ट में एक मेमोरी हैक मिलेगा। तो ये रहा वो सक्सेस फॉर्मूला। अब सबसे बड़ी चुनौती है इन 11 कर्तव्यों को क्रम में याद रखना। इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर और कारगर एक्रोनिम है, RASBUS SPCEI। RASBUS SPCEI। चलिए इसे जल्दी से डिकोड करते हैं। R Respect Constitution। A Adopt Freedom Struggle Ideals। S Safeguard Sovereignty। B Be Ready for National Service। Abandon Discrimination। S Safeguard Culture। S Save Environment। P Promote Scientific Temper। C Care for Public Property। A Excel in all activities। और कुल खत्म I Impart Education to Children। RASBUS SPCEI। इसे 2-3 बार दोहराने से ये 11 ड्यूटीज क्रम में याद हो जाएंगी। चलिए अब तक जो सीखा है उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। लेट्स स्टार्ट दी MCQ प्रैक्टिस। मैं सवाल पूछूंगी और फिर हम सही जवाब और उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। जरूर। MCQ 1 मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान में जोड़े गए? A सरकारिया आयोग। B स्वर्ण सिंह समिति। C बलवंत राय मेहता समिति या D वर्मा समिति? इसका सही उत्तर है B स्वर्ण सिंह समिति। जैसा हमने विस्तार से चर्चा की, 1976 में इसी समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बिल्कुल। MCQ 2 भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? A पार्ट 3, B पार्ट 4, C पार्ट VIA या D पार्ट 5? सही जवाब है C पार्ट VIA। याद रखिए, A का मतलब है कि इसे बाद में अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया है। राइट। MCQ 3 11वां मौलिक कर्तव्य यानी शिक्षा का अवसर प्रदान करना किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? A 42वां, B 44वां, C 86वां या D 91वां? इसका उत्तर है C 86वां संशोधन 2002। यह एक लैंडमार्क अमेंडमेंट था जिसने शिक्षा को अधिकार और कर्तव्य दोनों बनाया। MCQ 4 ये थोड़ा ट्रिकी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? A राष्ट्रगान का आदर करना। B सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। C राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। D प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। ये एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। सही उत्तर है C राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DSPs के अंतर्गत आर्टिकल 49 में राज्य का कर्तव्य है। एस्पिरेंट्स इसे अक्सर कर्तव्य समझ लेते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट। MCQ 5 मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति क्या है? A न्यायोचित, B गैर न्यायोचित, C कुछ न्यायोचित और कुछ गैर न्यायोचित या D इनमें से कोई नहीं? जैसा हमने डिस्कस किया, सही उत्तर है B गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिसेबल। इनके उल्लंघन पर सीधे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, पर अप्रत्यक्ष प्रवर्तन होता है। बिल्कुल। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, यह प्रावधान कहाँ किया गया है? A प्रस्तावना में, B DSP में, C मौलिक अधिकार में या D मौलिक कर्तव्य में? इसका सही जवाब है D मौलिक कर्तव्य। ये आर्टिकल 51AC के तहत हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। ओके। MCQ 7 मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? A केवल नागरिकों पर, B नागरिकों और विदेशियों दोनों पर, C केवल सरकारी कर्मचारियों पर या D इनमें से कोई नहीं?
उत्तर है ए, केवल नागरिकों पर। ये एक की फीचर है। मौलिक अधिकार कुछ विदेशियों को भी मिलते हैं, पर कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। MCQ 8 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूलतः कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? A 8, B 11, C 10 या D 9? सही उत्तर है सी 10। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 की सिफारिश की थी। सरकार ने 10 जोड़े और 11वां 2002 में जोड़ा गया। बिल्कुल सही। MCQ 9 वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? A आर्टिकल 51, B आर्टिकल 51 AH, C आर्टिकल 51 AF या D आर्टिकल 50? ये 8वां कर्तव्य है, इसलिए सही जवाब है बी, आर्टिकल 51 AH। और आखिरी सवाल, MCQ 10 निम्नलिखित में से कौन सा कानून मौलिक कर्तव्यों के अप्रत्यक्ष प्रवर्तन का एक उदाहरण है? A RTI एक्ट, B प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, C MGNREGA एक्ट या D फूड सिक्योरिटी एक्ट? इसका सही उत्तर है बी, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये कानून राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान वाले कर्तव्य को कानूनी बल प्रदान करता है। बहुत खूब। तो एस्पिरेंट्स, ये था फंडामेंटल ड्यूटीज का कंप्लीट मास्टर ब्लूप्रिंट। हमने कहानी से शुरू किया, समिति की राजनीति को समझा, कर्तव्यों को ग्रुप में बांटा और उनकी असल कानूनी हैसियत को भी जाना। और अगर हम इसे बिगर पिक्चर से जोड़ें तो ये कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि नागरिकता सिर्फ अधिकारों का उपभोग करना नहीं है। यह एक सक्रिय भागीदारी है, जहां हमारे कर्म राष्ट्र की नियति तय करते हैं। ये सिर्फ एक अध्याय नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने का दर्शन है। बिल्कुल सही कहा। PDF नोट्स और क्लास PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में दे दिया है, इसलिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और PDF तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद है ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सीलेंस AI एजुकेशन, योर ट्रस्टेड कंपेनियन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स।